मैं सुमन तिवारी जिला पंचायत उपाध्यक्ष रुद्रप्रयाग सभी प्रदेशवासियों को क्षेत्रवासियों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आपका जीवन मंगलमय हो, सारा प्रदेश और क्षेत्रवासी सुखी रहे, खुशी रहे, आपके जीवन में खुशहाली बने रहे, आपका जीवन मंगलमय हो। बाबा केदारनाथ की आप पर असीम कृपा बनी रहे। किसकी सरकार बना रहे हो इस बार? अरे अपनी सरकार भुला और किसकी? अपनी? अरे जो हम जैसे छोटे किसानों को अपना समझे, मान दे और तो और साल दर साल हमारे खातों में 6,000 रुपए की सम्मान राशि दे। वही हुई ना अपनी सरकार, है? नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबिहा। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। देवभूमि में राहुल गांधी ने भरी चुनावी हुंकार। उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले की विधानसभा सीटों पर वोट बैंक साधने की कोशिश। किसानों के बहाने बीजेपी पर खूब किए सियासी वार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रचार के लिए खटीमा पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। जनता से भाजपा के लिए मांगे वोट, कांग्रेस पर सियासी जुमलेबाजी से हमला। बसंत पंचमी के मौके पर तय हुई बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख। 8 मई को विधि विधान और मंत्रोच्चारण के बीच खोले जाएंगे कपाट। और प्रदेश में वोटिंग को लेकर तैयारियां पुख्ता। निर्वाचन अधिकारी ने तैयारियों को बताया मुकम्मल। 14 फरवरी को 632 प्रत्याशियों की किस्मत का होगा फैसला। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। बात सबसे पहले करेंगे सियासत की। शनिवार को उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के किच्चा क्षेत्र में स्टार प्रचारक के तौर पर राहुल गांधी पहुंचे, जहां राहुल गांधी ने किसान स्वाभिमान संवाद कार्यक्रम में शामिल होकर किसानों को लुभाने की कोशिश की। इस मौके पर कांग्रेस चुनाव कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। किसानों को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों को उनकी समस्याओं और मांगों का समर्थन करते हुए उन्हें पूरा करने का भरोसा दिलाया। तो मेरा मैसेज ये है किसानों को, मजदूरों को, उत्तराखंड की जनता को, कि हम आपके साथ पार्टनरशिप चाहते हैं, सबके साथ, युवाओं के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ। और हम ऐसी सरकार चाहते हैं जिसमें आपको लगे, किसानों को लगे, मजदूरों को लगे, गरीबों को लगे कि ये हमारी सरकार है। और जो भी हम कहना चाहते हैं हम दिल खोलकर सरकार में चीफ मिनिस्टर को कह सकते हैं। ऐसी सरकार हम चाहते हैं। वहीं राहुल गांधी ने अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कृषि कानूनों के अलावा तमाम तरह से सियासी वार किए और कहा कि जो काम बीजेपी ने किया है वो कांग्रेस हरगिज कभी नहीं करेगी। एक गारंटी मैं आपको दे सकता हूं, मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, जो नरेंद्र मोदी जी ने आपके साथ किया, आपको 1 साल अकेला सड़क पे ठंड में कोविड के समय खड़ा कर दिया। कांग्रेस पार्टी मर जाएगी, खत्म हो जाएगी, मगर ये कभी नहीं करेगी। इस बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया। कांग्रेस के कामों को गिनाते हुए कहा कि पार्टी ने हमेशा किसानों के हित में काम किए हैं। से लेकर अब तक कांग्रेस की सरकारों ने किसान भाइयों के लिए और भारत की किसानियत के लिए काम किया, और अगर उसमें हम अपने किए हुए कामों को बताएं तो इसको वोटों को साधने का जरिया नहीं कह सकते। हमें किसानों का साथ देना है, और खास करके जो काले कानून निरस्त मजबूरी में करने पड़े सरकार को, उसको हमें जनता को समझाना है कि ये सरकार नियत इस सरकार की ठीक नहीं है।
उत्तराखंड में मौसम खुलने के साथ थमे स्टार प्रचारकों के प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। महज चंद दिनों के इस चुनावी रण में स्टार प्रचारक के तौर पर पहुंचे राहुल गांधी ने चुनावी हुंकार भरी। उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले में राहुल गांधी के इस दौरे के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। पिछले 2-3 दिनों से स्टार प्रचारकों के दौर पर मौसम बाधा बनकर रुकावट बना रहा, लेकिन कांग्रेस के स्टार प्रचारक के तौर पर देवभूमि आए राहुल गांधी पर मौसम भी मेहरबान नजर आया। प्रदेश के उधम सिंह नगर के किच्छा क्षेत्र और हरिद्वार जिले में आए राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए चुनावी हुंकार भरी। सियासी चश्मे की नजर से देखा जाए तो राहुल गांधी का ये दौरा कई सियासी मायनों पर खास माना जा रहा है। असल में उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले किसान बाहुल्य क्षेत्र होने के साथ यहाँ के राजनीतिक समीकरण राज्य की और विधानसभा सीटों से अलग हैं। उधम सिंह नगर जिले के तराई क्षेत्र में 9 विधानसभा सीटें शामिल हैं, जहाँ किसानों की तादाद काफी है। काश्तकारों का वोट बैंक साधने की कोशिश के साथ साथ तराई के इलाकों में कांग्रेस का वर्चस्व मजबूत माना जाता है, तो बाजपुर से कांग्रेस प्रत्याशी यशपाल आर्य की इन सीटों पर मजबूत पकड़ मानी जाती है। वहीं हरिद्वार जिले की 11 विधानसभा सीटों के सियासी समीकरणों को देखा जाए तो ज्यादातर इन विधानसभा सीटों पर अल्पसंख्यक समुदाय की भी अच्छी खासी तादाद है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अल्पसंख्यकों को आज भी कांग्रेस का भरपूर सहयोग मिलता रहा है। इस बीच इन 2 खास जिलों में स्टार प्रचारक के तौर पर आए राहुल गांधी ने किसानों की नब्ज को छूते हुए कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया। राहुल गांधी ने किसानों को भरोसा दिलाते हुए दावा किया कि उत्तराखंड में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो किसानों के हित में कांग्रेस काम करने के साथ साथ जनता से किए हर वादों को पूरा करने का काम करेगी। हिंदुस्तान के किसान 1 साल ठंड में, कोविड में सड़क पे खड़े थे, हां या ना? खड़े थे ना? प्रधानमंत्री ने उनसे बात करने की कोशिश तक की। प्रधानमंत्री ने उनसे यह पूछा कि भैया आओ, मेरे ऑफिस में आओ, मुझे बताओ क्या बात है, मुझे समझाओ, ये कानून आपको अच्छे क्यों नहीं लगते ना? प्रधानमंत्री ने कहा ये किसान हैं, ये मजदूर हैं, मैं राजा हूं, राजा किसान और मजदूर से बात नहीं करता है। उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले में राहुल गांधी का दौरा कराकर कांग्रेस ने जनता का समर्थन जुटाने की भरसक कोशिशें की हैं। अब बस देखना यह है कि स्टार प्रचारक के तौर पर राहुल गांधी का ये दौरा किसानों और लोगों के दिलों के बीच कितनी जगह बना पाता है और चुनाव में जनता कांग्रेस का कितना साथ दे पाती है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उधम सिंह नगर जिले में प्रचार के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने वर्चुअली 70 विधानसभाओं पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के साथ वर्चुअली सभा को भी संबोधित किया। इसके बाद राहुल गांधी गंगा आरती में भी शामिल हुए। प्रदेश में राष्ट्र दल के स्टार प्रचारकों की फौज मैदान में डटी है, जहां एक तरफ राहुल गांधी ने किच्छा में कांग्रेस के लिए समर्थन जुटाया तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए खटीमा पहुंचे सांसद मनोज तिवारी ने भाजपा के पक्ष में माहौल जुटाया। और इसके साथ ही स्टार प्रचारक के तौर पर सांसद मनोज तिवारी ने पूर्वांचल समाज के लोगों को लुभाने की कोशिश की। इस दौरान मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी पर भी खूब सियासी वार की। और मैं मेला घाट आया हूँ, रास्ते में लोग खड़े थे और सबके चेहरे से जो भाव है, धामी जी, हमारा पुष्कर धामी मेरा भाई, वो खटीमा से ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे और उत्तराखंड में मोदी धामी सरकार रिपीट करेगी। 6 महीना में दिल जीता है, अगले 5 साल में उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेगा। चुनाव से पहले प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार में जी जान से जुटे हैं। भगवानपुर से कांग्रेस प्रत्याशी ममता राकेश डोर टू डोर प्रचार प्रसार कर रही हैं। कांग्रेस की रणनीति बताकर जनता से पार्टी के लिए समर्थन जुटा रही ममता राकेश का दावा है कि प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। मुझे यहाँ पर बुलाया गया, हमारी मातृशक्ति के द्वारा सम्मान मेरा किया गया।
कुछ उनकी समस्याएं भी थी जिनसे उन्होंने मुझे अवगत कराया और मैंने उन्हें पूरा आश्वासन दिया है कि इन समस्याओं का निस्तारण हमारी सरकार आती है शीघ्र ही हम कराने का कार्य करेंगे। खबरों में बढ़ेंगे आगे। तुष्टीकरण की राजनीति की उत्तराखंड में एंट्री के बाद हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर हरदा के पलटवार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। चुनावी बल्ला उठाकर हरदा ने भाजपा को खुले तौर पर चुनावी मुद्दों पर राजनीति की चुनौती दी है, तो बीजेपी कांग्रेस पर ही तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप मढ़ रही है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस चुनाव कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को बारिश के मौसम में बल्ला उठाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। असल में हरदा को बैटिंग करता देख लोग सोच रहे होंगे कि उम्र के इस पड़ाव में आखिर हरदा को क्रिकेट मैच खेलने की जरूरत क्यों आ पड़ी, मगर हरदा का ये जुदा अंदाज असल में भाजपा के लिए है। ये चुनावी बल्ला किसी क्रिकेट पिच पर बैटिंग के लिए नहीं, बल्कि भाजपा को चुनावी मुद्दों पर राजनीति करने के लिए हरदा ने अपने हाथ में उठाया है। सुनिए आप भी किस तरह हरदा तुष्टीकरण की राजनीति से हटकर भाजपा को मुद्दों की खुली चुनौती दे रहे हैं। और हमसे आप लोक कल्याण के लिए विशेष तौर पर गरीबों को, जरूरतमंदों को पेंशन आदि का सहारा देने के लिए हमने क्या किया, हमारे साथ खेल खेलो, हमने किसानों के लिए क्या किया, मजदूरों के लिए क्या किया। तुम ये हर समय आपको हिंदू मुसलमानी का खेल दिखाई देता है, कोई और खेल नहीं है दुनिया के अंदर। ऐसा लगता है इन क्षेत्रों में तुमने कुछ नहीं किया। शिक्षा चौपट कर दी, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट कर दी, राज्य चौपट कर दिया। असल में हरदा के ये आरोप यूं ही नहीं है। दरअसल सोशल मीडिया पर हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को लेकर हो रही राजनीति पर हरीश रावत की एक फोटो के साथ छेड़छाड़ कर वायरल किया जा रहा है, जिसका जवाब हरदा ने इस अंदाज में दिया है। अब आपको जो है कहीं से एक झूठ कर लिया आपने मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। पहले आपने मेरी दाढ़ी वाली फोटो बना करके, अरे ऐसी दाढ़ी वाली फोटो तो मोदी जी को बहुत जचेगी, क्योंकि हमने भी डाल दिया। लेकिन हम वो खेल नहीं खेलना चाहते जो खेल आप कर रहे हैं। जनता के सवालों को हमसे खेल करो, उसके लिए हम तैयार हैं। हालांकि भाजपा इसे तुष्टीकरण की राजनीति मानने से साफ इनकार कर रही है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल इसमें भाजपा के हाथ होने से इनकार कर उल्टे कांग्रेस पर ही हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने का आरोप थोप रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति वो है जो जुम्मे की नमाज की छुट्टी का सर्कुलर निकालते हैं और उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात करते हैं। उत्तराखंड चुनाव में हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर तुष्टीकरण की हुई एंट्री पर जमकर सियासत हो रही है और चुनावी दल एक दूसरे पर खुलकर छींटाकशी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि अब तक गायब दिख रहे चुनावी मुद्दे क्या पूरी तरीके से गायब हो जाएंगे, या फिर इस तुष्टीकरण की राजनीति का जवाब जनता अपने ही अंदाज में सियासी दलों को देगी। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। बात करेंगे इलेक्शन की ही। चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ पार्टी समेत उम्मीदवार भी खुद प्रचार के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। 2022 की बिसात में प्रत्याशियों की घोषणा होने के बाद से इस सीट पर सियासी समीकरणों में कुछ बदलाव आया है। इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। 2022 की बिसात के चुनावी रण में उतरे सियासी दल प्रचार में जी जान से जुटे हैं। 14 फरवरी को वोटिंग होगी, लिहाजा वक्त कम होने के साथ उम्मीदवार सर्द मौसम के बीच जनता के द्वार जाकर खुद के लिए वोट मांग रहे हैं। राज्य की विकासनगर विधानसभा सीट की सियासी तस्वीर देखें तो इस बार पहली बार चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी के मैदान में उतरने से वोटों के ध्रुवीकरण के हालात भी बन रहे हैं। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस अपने वोट बैंक को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। उत्तराखंड के विकासनगर विधानसभा सीट की तस्वीर देखी जाए तो यहाँ कुल मतदाता 1,07,308 हैं। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 55,643 है, जबकि महिला वोटर्स की संख्या 51,659 है। वहीं थर्ड जेंडर 6 हैं और 80 साल से अधिक उम्र वाले लोगों की तादाद 1,526 है। पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को उठाकर देखा जाए तो 2002 और 2012 में कांग्रेस के नवप्रभात, 2007 और 2017 में भाजपा के मुन्ना सिंह चौहान और 2009 के उपचुनाव में भाजपा के कुलदीप कुमार इस सीट से जीते थे। इस बार 2022 की बिसात के लिए इस सीट से 10 उम्मीदवारों ने चुनावी ताल ठोकी है। भाजपा की तरफ से सिटिंग विधायक मुन्ना सिंह चौहान को उतारा गया है, तो कांग्रेस ने पूर्व विधायक नवप्रभात पर चुनावी कार्ड खेलकर उन्हें टिकट थमाया है।
हालांकि विकासनगर सीट पर हमेशा वोटर्स राष्ट्रीय दलों पर भरोसा जताते आए हैं, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के वोटों में सेंध लगाने के लिए इस बार पहली बार चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी की तरफ से इस सीट पर प्रवीण बंसल और निर्दलीय मैदान में उतरे गुरमेल सिंह राठौर भी सियासी मैदान में डटे हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या इस बार भी मुख्य मुकाबला बीजेपी कांग्रेस में होगा या अन्य दलों से खड़े हुए सियासी दलों के प्रत्याशी इस बार बाजी मार लेंगे। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उधर 2022 की बिसात में मसूरी विधानसभा सीट की बात की जाए तो एक पहाड़ी इलाका होने के नाते यहाँ के चुनावी मुद्दे और चुनौतियां औरों से थोड़ा अलग है। 2022 की बिसात में इस बार मसूरी विधानसभा सीट पर भाजपा कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी को रोकना एक बड़ी चुनौती है। चलिए इस विधानसभा के समीकरणों को भी आपको दिखाते और समझाते हैं। पहाड़ी इलाका होने के साथ साथ मसूरी विधानसभा सीट पर्यटन स्थल के तौर पर भी दुनिया भर में मशहूर है। 2022 की बिसात में मसूरी विधानसभा सीट पर इस बार सियासी दल खासकर कांग्रेस और भाजपा के लिए वोट बैंक में सेंधमारी को रोकना एक बड़ी चुनौती है। आबादी के लिहाज से मसूरी विधानसभा सीट पर कुल वोटर्स की संख्या 1,31,816 है। इनमें महिला वोटर्स की संख्या 62,856 है, जबकि पुरुष मतदाता इस सीट पर 68,943 हैं। इसके साथ ही थर्ड जेंडर 17 और 80 साल के उम्र के लोगों की संख्या 3,022 है। मसूरी विधानसभा सीट का सियासी आंकलन किया जाए तो इस सीट पर पिछले 2 विधानसभा चुनाव में भाजपा का वर्चस्व रहा है। 2002 और 2007 के चुनाव में यहां कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुंसोला ने जीत का परचम लहराया, तो वहीं 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी गणेश जोशी मसूरी सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। 2022 की बिसात में इस बार मसूरी विधानसभा सीट से भाजपा ने जहां सिटिंग विधायक गणेश जोशी पर ही भरोसा जताया है, तो कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर गोदावरी थापली चुनावी मैदान में है। इसके अलावा आप पार्टी से प्रेम किशन, उक्रांद से शकुंतला रावत, सपा से संजय मल और बसपा से अशोक पवार समेत निर्दलीय प्रत्याशी मनीष गुड़ियाल मैदान में हैं। देखा जाए तो मसूरी विधानसभा सीट पर सैन्य परिवार और गोरखा समुदाय का रुझान भाजपा की तरफ से माना जाता है, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर गोदावरी थापली की भी गोरखा वोटर्स के बीच अच्छी पकड़ है। ऐसे में भाजपा कांग्रेस में मुकाबला रोमांचक होने की पूरी उम्मीद है, तो एक बड़ी चुनौती बड़े सियासी दलों के सामने वोट बैंक में सेंधमारी कैसे रोकी जाए, इसको लेकर भी रहेगी। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों में बढ़ेंगे आगे। बसंत पंचमी के मौके पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख तय हो गई है। भगवान बद्री विशाल के कपाट आगामी 8 मई को सुबह 6:15 पर श्रद्धालुओं के लिए पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चारण के बीच खोले जाएंगे। आपको बता दें कि राजपुरोहितों ने टिहरी नरेश महाराजा मनुजेंद्र शाह की कुंडली देखकर बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख घोषित की है। भगवान बद्री विशाल के महाभिषेक के लिए स्थानीय सुहागिन महिलाएं 22 अप्रैल को राज दरबार में तिलों का तेल निकालेंगी। उसके बाद गाड़ू गढ़ा यात्रा को लेकर डिम्बर पंचायत के लोग अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान करेंगे। प्रदेश में 14 फरवरी को वोटिंग को लेकर निर्वाचन आयोग अपनी तरफ से तैयारियों को मुकम्मल बता रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि प्रदेश में 632 उम्मीदवार हैं, जिनमें से 105 उम्मीदवार आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं, जिनकी जानकारी पहले ही सार्वजनिक कर दी गई है। उन्होंने कहा कि नियमों के मुताबिक राजनीतिक दल भी अपनी वेबसाइट पर उम्मीदवारों का आपराधिक विवरण देंगे, साथ ही टिकट देने का कारण भी बताएंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रदेश में 11,600 बूथ बनाए गए हैं, जबकि 1,000 से ज्यादा पोलिंग पार्टियां रवाना भी हो चुकी है। तो ये हमारा जो आरओज है उनको वो देखते रहते हैं और उनको रिपोर्ट भी करना पड़ता है कि किसने दिया किसने नहीं दिया करके। हम भी सभी कैंडिडेट्स जो हैं 105 कैंडिडेट्स हमारे पास हैं जिन्होंने खुद डिक्लेयर किया है, तो उनको बताते हैं कि आप टाइमली इसको दे दें और ये रिपोर्ट भी हम कमीशन को भेजते हैं। प्रदेश में मतदान के मद्देनजर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है, लेकिन कई कर्मचारी अपने स्वास्थ्य को लेकर प्रार्थना पत्र देकर चुनाव से ड्यूटी हटाने की कोशिश कर रहे हैं। मामले का संज्ञान लेते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने कहा कि उन कर्मचारियों का मेडिकल कराया जा रहा है। मेडिकल गलत साबित होने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। कर्मचारी कहीं अपना एप्लीकेशन हेल्थ के दायरे में दे रहे हैं तो उसके लिए प्रॉपर मेडिकल बोर्ड्स होते हैं, तो उसमें चेक कराएंगे और जेन्युइन पाते हैं तो उस पर एग्जेम्पशन दिया जाएगा। हमारे पास 120% रिजर्व 20 एक्स्ट्रा % रिजर्व रखते हैं, तो उनको डिप्लॉय किया जाएगा।
उधर देहरादून में साइबर क्राइम सेल को मोबाइल खोने के संबंध में मिली शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए 10,56,000 कीमत के 70 मोबाइल फोन बरामद कर उन्हें उनके मालिकों को एसएसपी जन्मय खंडूरी ने दिए हैं। आपको बता दें कि सर्विलांस के जरिए हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से ये मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। देखिए, कई लोगों के मोबाइल्स खो जाते हैं, जिनके खो जाते हैं वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, एप्लीकेशंस देते हैं। तो आज हमने टोटल 70 मोबाइल्स हैं जो कि विभिन्न प्रांतों से बरामद किए हैं और इनके ओनर्स को खोजकर आज कुछ ओनर्स को आप लोगों के सामने ही मोबाइल दिए गए हैं, बाकियों को कांटेक्ट कर दिया गया है और सारे के सारे मोबाइल्स उनको लौटाए जाएंगे जो भी इनके ओनर्स होंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए रफ्तार मीडिया। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। देवभूमि में राहुल गांधी ने भरी चुनावी हुंकार। उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले की विधानसभा सीटों पर वोट बैंक साधने की कोशिश। किसानों के बहाने बीजेपी पर खूब किए सियासी वार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रचार के लिए खटीमा पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। जनता से भाजपा के लिए मांगे वोट। कांग्रेस पर सियासी जुमलेबाजी से हमला। बसंत पंचमी के मौके पर तय हुई बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख। 8 मई को विधि विधान और मंत्रोच्चारण के बीच खोले जाएंगे कपाट। और प्रदेश में वोटिंग को लेकर तैयारियां पुख्ता। निर्वाचन अधिकारी ने तैयारियों को बताया मुकम्मल। 14 फरवरी को 632 प्रत्याशियों की किस्मत का होगा फैसला। और भाई जी, इस बार किस पार्टी को बटन दबा रहे हो? बोला उसी का जिसने बुरे वक्त में साथ दिया। ये जब बीमार पड़ी थी तो ऐसा लगा कि इलाज के लिए खेत बेचना पड़ेगा, पर भाई अटल आयुष्मान कार्ड ने बचा दिया। अब समझे बटन कहाँ दबेगा। मैं सुमन तिवारी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष रुद्रप्रयाग, सभी प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आपका जीवन मंगलमय हो, सारा प्रदेश और क्षेत्रवासी सुखी रहे, खुशी रहे, आपके जीवन में खुशहाली बने रहे, आपका जीवन मंगलमय हो। बाबा केदारनाथ की आप पर असीम कृपा बनी रहे।